नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की पल पल की अपडेट सुबह से लेकर अब तक लगातार आपको टीवी 24 पर मिल रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया था 15% मतदान करीब हो चुका है। आंकड़े रिवाइज होकर लगातार हमारे सामने आएंगे और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम खबर है और आपको बता दें, मतदान के दिन बीजेपी का वोट बढ़ाने का अभियान जारी है। मतदान के दिन भी बीजेपी का वोट बढ़ाने का अभियान जारी है। सुबह से बड़े नेता ग्राउंड का फीडबैक ले रहे हैं। सुबह से बड़े नेता ग्राउंड का फीडबैक ले रहे हैं। सुबह से लगातार बड़े नेता ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क भी कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं खुद को एश्योरिटी देने की भी कोशिश है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़कर सामने आए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सामने आया है। लगातार ग्राउंड पर कैलाश विजयवर्गीय की नजर है कि लोग अपने घरों से वोट करने के लिए निकल रहे हैं या नहीं। इस बात को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत का उनका एक वीडियो भी सामने आया है। मंत्री ने खुद ये वीडियो शेयर किया है। और वोटिंग के साथ विपक्ष की स्थिति का भी फीडबैक लिया जा रहा है। तो वोटिंग के साथ विपक्ष की स्थिति का भी फीडबैक अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहां पर लेते हुए नजर आए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन काजरीवाल जी इस चर्चा का हिस्सा। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राम गुणावत जी भी हमारे साथ जुड़े। राम गुणावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, अंतिम चरण का रण और अब इसके साथ जो तमाम तैयारियां थी बीजेपी की वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। नतीजे 4 जून को और स्पष्ट कर देंगे कि किस तरह की स्थिति थी। दावे अपनी तरफ थे, लेकिन अंतिम चरण को लेकर सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, आज लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है और उस महायज्ञ में चौथा चरण संपन्न होने जा रहा है। मैं भारत की भगवान रूपी जनता से, मध्य प्रदेश साथ साथ ही भारत की, जहां पर 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 10 राज्यों में आज मतदान का चौथा चरण में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं सभी भगवान रूपी जनता से कहूंगा, आग्रह करूंगा कि वह घर से निकलें और मतदान करें और पहले मतदान फिर जलपान और आगे देव दर्शन जो भी आप करते हैं वो करें, क्योंकि आपके एक वोट से ही भारत शक्तिमान बनता है। आपके एक वोट से ही भारत की सीमाएं सुरक्षित होती हैं और उनके एक वोट से ही हमारे गरीब कल्याण होता है, उनके एक वोट से हमारे युवाओं का कल्याण होता है, उनके एक वोट से ही हमारे किसानों का कल्याण होता है, उनके एक वोट से हमारी महिला शक्ति का, नारी शक्ति का कल्याण होता है और उनके एक वोट से ही हमारे मध्यम वर्ग का भी कल्याण होता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि वो जाएं, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, अपना वोट डालें। मताधिकार उनका एक बड़ा अधिकार है, जिसको कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो जनता भाजपा को वोट देती है वह सारे के सारे राक्षस हैं। आज वह दिन भी है, तो मैं कहूंगा कि वो जाएं और मैं कहता हूं किसी को भी वोट दें। देखिए, भगवान रूपी जनता होती है, वो किसी भी दल को वोट देती है तो राक्षस नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस की नजर में सिर्फ जो दूसरे दल को वोट देते हैं, वो खासकर भाजपा को, तो वो सब राक्षस होते हैं। आज यह दिन भी है और आज जाकर के सभी लोग वोट डालें। मेरा तो ओपनिंग कमेंट यही है। जी आनंद जी, जैसा कि सत्येंद्र जी ने कहा कि निश्चित तौर पर भगवान रूपी जनता है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उसका पूरा अधिकार है, भले वो किसी भी पार्टी को वोट दे। लेकिन कांग्रेस ने जो तैयारियां की थी तमाम 8 सीटों पर, अब चूंकि आपसे हम 7 पर ही बात कर पाएंगे क्योंकि 7 पर आपके कैंडिडेट्स मैदान में खड़े हैं, कितने आश्वस्त है अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर आप? हो गया बिल्कुल। सातों की सातों सीटों पर हमने काफी प्रयास किया है और हम बराबरी से मुकाबले की तरफ हैं। और जैसा कि ये सत्येंद्र जी ने कहा, देखिए फिर ये इनकी मानसिकता दर्शाती है कि कांग्रेस अपने लोगों को या वोटर्स को, दूसरे लोगों को जो वोट देते हैं उन्हें राक्षस समझती है। तो आप देखिए ओपनिंग स्टेटमेंट की जिस पार्टी के प्रवक्ता का ऐसा हो, उनकी मानसिकता, उनके आचार्य, उनका चर्या आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, उसके बाद भी ये कांग्रेस पे आलोप और अपशब्द बोल रहे हैं। तो कृपया इनसे निवेदन है कि अपने शब्दों का, अपनी मर्यादाओं का और अपना उसका अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, क्योंकि हम एक डिबेट पे बोल रहे हैं, आप कोई रोड छाप भाषण में नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया कांग्रेस पे इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करें। ठीक है आनंद जी, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सत्येंद्र जी इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। क्योंकि देखिए अमित जी, बस सिर्फ एक 10 सेकंड की बात है
अब करते कांग्रेस के नेतागण हैं और भाजपा को ये ज्ञान देते हैं। अरे भैया कांग्रेस को बेवकूफी की बात आपको यह अधिकार किसने दिया कांग्रेस के लोगों को अपशब्द बोलने का? मत करो, टीवी डिबेट बोल रहे हैं। ठीक है, हम विषय पर ही सार्थक चर्चा करें। मेरा आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि हम विषय पर ही सार्थक चर्चा करेंगे। राम गुणावत जी का मैं रुख कर लेता हूं। अमित जी और एक रणदीप सिंह पब्लिक से और प्रियंका वाड्रा की सुन लीजिए। आप बिना काम के अपशब्द बोल रहे हैं, कांग्रेस पर आक्षेप बोल रहे हैं। मैंने आनंद जी हो गया, ठीक है। इस इशू को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। बिल्कुल, हम सभी भाषा का ध्यान रखें और मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि हम सिर्फ विषय पर ही चर्चा करें, विषयांतर ना हो। प्रियंका वाड्रा ने बोला कि मध्य प्रदेश की जनता आंधी हो गई है। ठीक है सत्येंद्र जी, जिताया। ठीक है। राम गुणावत जी का रुख कर लेते हैं। राम गुणावत जी, आज मध्य प्रदेश का अंतिम चरण है। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। यह अंतिम चरण किस तरह से मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करेगा और खासकर लगातार जिस तरह से राजनीति हुई इस पूरे चरण को लेकर काफी बड़े घटनाक्रम देखने को मिले, क्या मतदाताओं को प्रभावित करेगा ये? देखिए क्या है कि वास्तव में मध्य प्रदेश का चौथे चरण का चुनाव है जी। और ये महत्वपूर्ण देख सकते हैं कि मालवा, वैश्विक रूप से मालवा की सारी टीमें इसमें आती है। तो ये हम देखिए पहले पुराने चुनाव का अनुभव ही रहा है कि मालवा में चुनाव थोड़ा सा बड़ा संघर्षशील जैसा। हालांकि ये कि अब 7 ही सीटों पे चुनाव हो रहा है। इंदौर जो सीट है उस पर कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अपन रतलाम या जो धार सीट है वहां पर कड़ी टक्कर देखने को सामने आ रही है। दोनों दल जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस मैदान में दिखे हुए हैं और ये अंतिम लड़ाई निश्चित ही कुछ इसमें परिणाम सार्थक आ सकते हैं। जी, तो परिणाम काफी सार्थक आ सकते हैं सत्येंद्र जी। और हम तो देख रहे हैं कि लगातार तमाम जो आपके दिग्गज नेता है सुबह से बूथ पर भी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, फोन पर बातचीत कर रहे हैं कि मतदान को लेकर की स्थिति क्या है। अभी तक का जो फीडबैक आया है बीजेपी के पास वो क्या है? लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए? वीडियो चालू करना है क्या? कुछ नहीं करना। जी सत्येंद्र जी थोड़ा सा बोलिए, आपके साउंड आ रही है बहुत। जी सत्येंद्र जी, सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो दिग्गज हैं आपकी पार्टी के वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, वोटर से अपील भी कर रहे हैं, बूथ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरह का प्रतिसाद अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव लोकतंत्र को में अपनी आहुति डालती है और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लाभार्थियों से, और जो हमारा 42 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल का कैलाश पर्वत खड़ा हुआ है, तो कैलाश संख्यों से संवाद करना। इस बार हमने इस और नवाचार किया है और नया नवाचार वो किया है हमने इस बार। हमारे वार रूम जो बनाए हैं तो पुरुष वार रूम था, इस बार महिला वार रूम भी बनाया ताकि हमारी मातृशक्ति जो है मध्य प्रदेश की वह अधिक से अधिक निकले। तो हमारी मातृशक्तियां मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय में एक अलग वार रूम बनाया है जिसमें महिला नेतृगण जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है। और जहां जहां ये 8 लोकसभा सीट पर जो मतदान हो रहा है वहां पर हमारे जो नगरीय निकाय की जो बहनें हैं, जो ग्रामीण निकाय में जो भारतीय जनता पार्टी से जो बहनें हैं, जो तो उन सबको भी कहा गया है कि आप मोबिलाइज करिए, वहां से ज्यादा मातृशक्ति को भी निकालिए। तो ये एक नवाचार हमारी ओर से एक नया अभी इस चरण में किया गया। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से देखिए अब कांग्रेस ने नोटा पे आ गई है, तो सोचिए इंदौर के अंदर तो ये सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने आप को बताती है, सबसे पुराना राजनीतिक दल बनाती है और उस पार्टी को मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिन भी है आज। उस प्रकार से उनके प्रत्याशी वहां से गायब है, नामांकन वापस ले लिया, या खजुराहो में ये स्थिति हुई, घुटने टेक दिए, या सूरत में हुआ, या पुरी के अंदर जो है उनने प्रत्याशी ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं। तो आज कांग्रेस को रीथिंक करने की बात भी है। और यहाँ चुल्लू भर पानी मतलब शर्म की बात है, लज्जा की बात है। जिस प्रकार से कांग्रेसी हम लोगों को अभी अपशब्द कह रहे थे, ये अगर अपनी पार्टी को सुधार लेते तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति ना होती। यह भी भारत की जनता देख रही है और निसंदेह जो निकल के अपने मत का सही प्रयोग कर रही है और राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए। और तीसरी महाशक्ति जो दुनिया की 5 सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में भारत हुआ करता था 10 साल पहले, आज 5 सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में, अर्थतंत्र में भारत है। और बहुत ही शीघ्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थशक्ति भी बनेगा। तो ये बात आ रही है। तो ये देखिए ये चीजें चल रही हैं। और आप एक और कमेंट ले लीजिए मेरा, अगर जो देखिए राम मंदिर के ऊपर जो अभी इनके नाना पटोले जी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस से, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। हमारी राष्ट्रपति जी जो कि जनजाति वर्ग से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जाने के बाद इस प्रकार की निंदनीय
देना, स्टेटमेंट देना, ये सारी हमारी जनजाति बाहुल की बहनें, माताएं, बहनें, भाई वगैरह सब सुन रहे होंगे और उनने पढ़ा भी है कि ये बड़े उनका अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है, हमारे जनजाति वर्ग का अपमान है जिस प्रकार से ये कह रहे हैं। तो आप देखिए, क्या पहले वो जो हम कहते हैं आशंका जता रहे हैं कि राम मंदिर के ऊपर बाबरी ताला लगाने की जो बात की जा रही थी, जो सैम पित्रोदा जी ने भी वहां से सहयोग दिया, जो प्रमोद कृष्णन जी ने बताया कि ये स्थिति थी, तो आज वह भी जग जाहिर हो रही है कि ये लोग इस प्रकार से भारत को तोड़ना चाहते हैं, खंड खंड करना चाहते हैं, सांस्कृतिक अस्मिता को भी तार तार करना चाहते हैं कांग्रेस। ठीक है, आनंद जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि आपके प्रत्याशी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, लेकिन बीजेपी का शुरू से कहना यह रहा कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया, इस वजह से लोग पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह आरोप भी इस चरण में लगाया कि जनजातियों का अपमान कांग्रेस ने किया है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया और इसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आनंद जी देखिए, गुंडागर्दी ये करते हैं जी, प्रत्याशियों का हाईजैक ये करते हैं, प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त ये करते हैं और आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं। भाई, सरकार में आप है, महिलाओं के सम्मान की जरूरत आपको है। अगर आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया तो ये आपकी जवाबदारी है। कांग्रेस, आपकी सत्ता में कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी है? ये फिर राम मंदिर की बात करने लगे। अभी चूंकि चुनाव चल रहा है तो ये राम मंदिर की बात करके फिर वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं। ओछी सोच, गंदी सोच, गुंडागिर्दी, प्रत्याशियों का हाईजैक करना, प्रत्याशियों को खरीद फरोख्त करना, सरकारों को गिराना, ये काम कौन कर रहा है? ये बीजेपी का काल चरित्र है। अब तो झूठ बोलना बंद करिए सत्येंद्र जी। आपकी तरफ का एक्सपोजर पूरे हिंदुस्तान में आ गया है और जिसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी इंदौर में नोटा का इतिहास बनाने जा रही है। एक प्रजातंत्र का जो आपने हत्या की है वो भारतीय जनता पार्टी पे करारा तमाचा है ये नोटा के रूप में। इसका परिणाम आप 4 जून को देखेंगे कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, कैलाश विजयवर्गीय जी हो या लोकल कोई नेता हो, वो बौखलाहट से भरे हैं, इसलिए दर दर जाकर अपने वोटरों को निकाल रहे हैं। और इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रत्याशी रेस में नहीं है और बिना रेस के अगर आप जीत जाते हैं तो उसको जीत नहीं कहा जाता है। और नोटा का ऐसा करारा तमाचा प्रजातंत्र पे और भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी सदियों तक ये जनता का, नोटा का, प्रजातंत्र का जो हत्या की है उसको याद करेगी। राम गुणावत जी, इंदौर का यहां पर जिक्र हुआ, जैसा कि अक्षय कांति बम का पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद यह देखने को मिला कि कांग्रेस लगातार यह कैंपेन कर रही थी कि भले उसने दूसरे किसी दल को, प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन नोटा को लेकर लगातार लोगों के बीच में एक संदेश दे रही है कांग्रेस कि आप नोटा दबाएं, भले आप किसी दल को समर्थन ना करें। तो क्या कांग्रेस का ये रुख, जब उसके पास प्रत्याशी नहीं है, कितना सही आप इसे मानते हैं और इंदौर की जनता इसका किस तरह से जवाब दे सकती है? लोकतंत्र में सबको अपना मत देने का अधिकार है। मैं तो ये चाहता था कि वास्तव में कांग्रेस, उसके पास जो बचे हुए प्रत्याशी थे, इस तरह खजुराहो में किया था, किसी प्रत्याशी को समर्थन देते, उसको जो मत मिलते तो उससे परिणाम बदलने की संभावना होती। क्या आप नोटा में मत देंगे तो परिणाम तो कोई बदलने वाला नहीं है। इससे क्या है कि ये लोकतंत्र का सही तरीका नहीं है। वास्तव में क्या है कि ये व्यक्ति का मत हो सकता था, लेकिन पार्टी इसका अभियान चलाए नोटा के लिए और वो भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, ये तो विचार करने की आवश्यकता है कि इतने बाकी जो प्रत्याशी थे किसी को अपना समर्थन देते और उससे उसको जो अगर मत मिलते तो प्रत्याशी जीत हार तय हो पाती, लेकिन नोटा से कुछ तय नहीं हो पाएगा। ये तो प्रतिकार वाली स्थिति है और मुझे लगता नहीं है कि ये मेरे हिसाब से सही है और इसको कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता अभी भी इस पे सोचा जा सकता है। सत्येंद्र जी, कांग्रेस ने लगातार यही आरोप लगाया, जो कि अभी इस डिबेट में भी लगा रही, कि आपने उनके प्रत्याशी को हाईजैक कर लिया, पहले तो फॉर्म विड्रॉल कराया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह आरोप भी लगातार होता ही है कि इंदौर के मतदाताओं से आपने उनका अधिकार छीन लिया कि मतदाता अब किस पर अपना एतबार करें, क्योंकि विपक्ष में तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, अब सामने कोई चुनौती। तो क्या मानते हैं कि इंदौर में कोई चुनौती नहीं थी आपके सामने और अब तो पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा आपके पक्ष में है? नहीं अमित जी, देखिए कांग्रेस जो है ना, घुटना टेक है, कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं पुनः कहता हूं कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब देखिए अक्षय बम के ऊपर शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए। सत्येंद्र जी, आपको शोभा नहीं देता है। मैंने आनंद जी को नहीं कहा कि आनंद जी जो है ना शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ठीक है, हम बिल्कुल शब्दों का सम्मान करते हुए अपनी बात रखें।
ठीक है हाँ, सत्येंद्र जी, आपकी बात रखें। मैं आनंद जी की बात का ध्यान रख रहा हूं और बिल्कुल सम्मान के साथ कहता हूं कि कांग्रेस को पुनः चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि सबसे पुरानी लोकतंत्र की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। अब चूंकि अक्षय बम की बात करें तो अक्षय बम के ऊपर जो भी दावे जो किए गए थे, उनसे जिनका झगड़ा चल रहा था, वो न्यायालय के द्वारा उनको न्यायालय ने आदेश दिया कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर और प्रकरण धाराएं बढ़नी चाहिए। अब और दूसरी बात, अक्षय बम जी ने स्वयं खुलासा किया कि कांग्रेस में जब उनको टिकट मिला उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई सहयोग उनको नहीं मिल रहा था। ये सारी चीजें हैं, तो वो उन्होंने एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। मैं तो स्वागत करता हूं उनके निर्णय का। जो पुरी की महिला प्रत्याशी, जो कांग्रेस की महिला प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी, सुचारिता मोहंती जी, उन्होंने भी एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया। उनको पैसे नहीं थे, टोटा हो गया उनके पास, कंगाल हो रही पूरी कांग्रेस, दे नहीं रही पैसे, तो उन्होंने भी कह दिया। और सूरत के अंदर भी जो पहली बार हुआ, सूरत में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, मुकेश दलाल जी। कांग्रेस की सूरत ही नहीं दिखाने की स्थिति में है कांग्रेस सूरत में। तो आप देखिए, पहली बार ऐसा बीज उल्टा हो रहा है। तो इनको कांग्रेस को दर्द हो रहा है, आंख में कचरा आ रहा है, या मैं कहूं कि मोदियाबिंद हो गया कांग्रेस को। मोदी रेक्ट कह सकते हैं, कैटरैक्ट की जगह पर मोदी रेक्ट कह सकते हैं, मोदियाबिंद कह सकते हैं। ये पहली बार ऐसा अरे भैया, 1952 से लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं और कई बार आपके कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध जीते। तो अमित जी, जब इनके प्रत्याशी निर्विरोध जीतते हैं तब कहते हैं सर्वसम्मति से जीत गए। तब अब आप मीठा मीठा गप गप करते हैं, कड़वा कड़वा थू थू। अब आप देख लीजिए, जो कह रहे हैं कि महिला सम्मान पे गंदी सोच है भाजपा की। अरे भैया, सोच जो है कांग्रेस की गंदी है। जीतू पटवारी जी भाजपा के नेता हैं क्या? कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढने की बात करते हैं। पहले भी कह चुके, महिलाएं जो है 200-500 रुपए लेके पोल के में रख लेती है। आनंद जी, आपसे जवाब लूंगा। किसकी है? इसी प्रकार से आप देखो, वो इंसाफ पर हमारे जो पुरुषों के भी अपमान करते हैं। वो कहते हैं पुरुष तो दारू पी के पड़ा रहता है, सो जाता है, और महिलाएं 200-500 रुपए लेके पोल के में रख लेती हैं। हमने 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को मध्य प्रदेश में 1250 रुपए दे रहे हैं, पोल के में नहीं दे रहे हैं। और सुनो आप, ये भाजपा की सरकार है। जीतू पटवारी जी सुन लीजिएगा, भाजपा की सरकार के द्वारा उनको टीवीपी के माध्यम से क्या बात कर रहे हैं सर? बोलिए सत्येंद्र जी, वो समझ के बोले। आशीपाल जी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी धैर्य है और संस्कृति है, आपके अंदर आप देखिए, ठीक है आनंद जी, महिलाओं का अपमान कांग्रेस ने किया है लगातार, बीजेपी का यह आरोप है। जवाब आपका। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, जवाब दीजिए। बोलने नहीं दे रहे। ये आपातकाल में भी ऐसे ही किया था, मीडिया में भी। अब मैं कांग्रेस के घर पे तो नहीं हूँ, कांग्रेस के चैनल पे तो नहीं हूँ। जवाब ले लेते सत्येंद्र जी, बिल्कुल पूरा मौका आपको दिया है, फिर मैं आऊंगा, आपका रुख करूंगा। जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, जवाब दीजिए। जवाब तो देने दीजिए, मेरी बात ही नहीं हो पाई। आनंद जी बीच बीच में टोक रहे थे। 10 सेकंड का समय दीजिए मुझे। आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर आऊंगा आपके पास। अन्याय मत करिए जी। नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा आपको मौका देता हूँ सत्येंद्र जी, इस बार भी दूंगा। निश्चिंत रहिए आप, निश्चिंत रहिए। आनंद जी ने मुझे बोलने नहीं दिया यार, अमित जी ये नहीं कराइए। बिल्कुल, मैं पूरा आपको मौका दे रहा हूँ सत्येंद्र जी। मैं फिर आपका रुख करूंगा, इस विषय पर उनका जवाब ले लेता हूं मैं, फिर आपका रुख करता हूं मैं। जी, महिलाओं के अपमान पर आनंद जी। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं महिलाओं पे रहता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है ना। महिलाओं के रेप के केस में और इसमें मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे है। ये रेटिंग हमने नहीं दी है। तो आप समझ सकते हैं महिलाओं की क्या स्थिति है इस प्रदेश में। 33% आरक्षण का बिल कांग्रेस लाई थी, बीजेपी ने अभी लाया है हमारे बिल को। तो आप सोच सकते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी का सम्मान क्या है। अभी 2700 सीडी जो रवन्ना जी की जारी हुई है, उसके बारे में सत्येंद्र जी का क्या कहना है? मोदी जी उनके प्रचार में गए थे। हमारे को तो जीतू पटवारी जी ने जो बोला उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। आप कहिए मोदी जी से माफी मांगे, आप कहिए शिवराज जी से माफी मांगे, आप कहिए कि मोहन यादव जी माफी मांगे। महिलाओं के रेप केस, उत्पीड़न केस में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, तो आप बोलिए ना। हमारे वीर, हमारे सेनापति, हमारे जो हमको लीड कर रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार किया है कि उनसे गलती हुई है। तो बाकी लोगों से, बीजेपी के लोगों में अगर शर्म है, बीजेपी के लोगों में अगर डरता है और कहें कि हमसे गलती हुई है, बोले मोदी जी जो जिसके चुनाव प्रचार में वो गए हैं जी, बोले शिवराज सिंह के 25-20 सालों के शासनकाल में मध्य प्रदेश महिलाओं के रेप के नंबर में 1 रहा। मांगे माफी जनता के बीच। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लाडली बहनों की बात करते हैं। जी, जवाब दीजिए सत्येंद्र जी। जी, बात रखिए सत्येंद्र जी।
देखिए अमित जी, अब मुझे जवाब देने दीजिएगा और हमेशा न्याय आपको करिएगा। देखकर सत्येंद्र जी आपकी बात कांग्रेस रखें के जी। घर में नहीं गया हूँ जी नेशनल है कांग्रेस के चैनल पे नहीं हूँ, मैं टीवी 24 जी के चैनल बिल्कुल पे, तो जी मुझे कृपया बोलने का समय दीजिए। बिल्कुल। मैंने बड़े धैर्य से सुना इनको, चाहता तो इनको हर पॉइंट पे वहीं पे धुल देता। अब आप सुन लीजिए। देखिए अभी जो कह रहे हैं कि महिला अपराध में नंबर 1, तो अब आप फिर देखिए महिला अपराध में नंबर 1 तो हमारे अगर सरकार रही तो मध्य प्रदेश वही राज्य है जिसने फांसी का प्रावधान, मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। मध्य प्रदेश में 45 साल से कांग्रेस की सरकार थी। आमिर जी इनको बोलिए। आऊंगा आनंद जी, फिर आपको रुक करूंगा, मैं जवाब जरूर लूंगा, निश्चिंत रहे। जी सत्येंद्र जी आपकी बात जारी रखें। महिला अपराध पर ही वो अपनी बात रख रहे हैं। फीडर डाउन करा दीजिए कृपया, वो नहीं बोलने देंगे, इनकी संस्कृति नहीं है। जवाब दीजिए। मैंने बड़े धैर्य से सुना था इनको। देखिए कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। 45 साल मध्य प्रदेश में शासन किया, ये चाहते तो अबोध बालिकाओं पर मृत्युदंड का प्रावधान पहले ले आते, लेकिन ये कुंभकर्ण से ज्यादा सोते रहे। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। और केंद्र में भी 55-56 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी कोई कानून नहीं आया महिला अपराध के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार रही जिसने पहली बार मृत्युदंड का कानून पूरे देश भर के लिए बनाया है जो महिला अपराध करते हैं। तो हमने इस प्रकार के अनेक कार्य किए हैं। और इनका जो विधायक है, एक जो कर्नाटक में जो अभी बात कह रहे थे उस पर भी आता हूं, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए कांग्रेस को। इनके रमेश कुमार जी एक विधायक थे, विधानसभा में कहते थे, वहां 4 बार के विधायक रहे कर्नाटक में। वो कहते थे अगर रेप हो रहा महिला का तो महिला को रेप का मजा लेना चाहिए। वो उनका स्वयं का बयान है। और ये प्रज्वल की बात कर रहे हैं तो देखिए इनकी 1.5 साल से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस निर्लज्ज कांग्रेस और उसके पहले इनका गठबंधन था उससे। और प्रज्वल की जो सीडी आई है, जो जितना भी गंदा काम किया उसने, भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस रखती है। एक दिन में नहीं किया, कांग्रेस की सरकार के समय किया, कांग्रेस के गठबंधन के समय हुआ। और अभी जब 1.5 साल से कांग्रेस हो रही थी क्या, अभी जब कर्नाटक में पूरे वोट हो चुके, बोका लिगा के सारे वोट पड़ गए, वोट की तुष्टीकरण की बात करते हैं ये हम संतुष्टिकरण में। और हमने ये तो कांग्रेस ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? अरे कांग्रेस की सरकार सोती रही, डीके शिव कुमार सोते रहे, सिद्धारामैया सोते रहे। अगर ये कह देते, इंटरपोल को मैसेज भेज देते, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भेज देते, एयरपोर्ट पे संदेश भेज देते, तो वो विदेश भी नहीं जा पाता। तो कर्नाटक की सरकार की गलती रही और दूसरों को दोष देने की बात करते हैं। अब आपको बता दूं, इन्होंने कहा नोटा का तमाचा पड़ेगा और प्रजातंत्र पे भी तमाचा पड़ेगा। क्या बात करते हैं आनंद जी, पढ़ के आया करो, प्रजातंत्र पे नोटा का तमाचा। अरे भैया ये नोटा जो आया है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आया है और सुप्रीम कोर्ट प्रजातंत्र का ही अंग है और नोटा भी प्रजातंत्र का अंग है, चुनाव की प्रक्रिया भी प्रजातंत्र का अंग है। क्या बात करते हो आप? फिर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ बोलूंगा। अभी भी मैं राहुल गांधी को बोल रहा हूं, मूर्खों के सरदार कहा जाता है उनको, इसलिए कहा जाता है, वो कहते हैं कि आज भी चीन में फोन बनते हैं, टेलीफोन मोबाइल फोन बनते हैं। आज भारत सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता हो गया है और निर्यातक भी हो चुका है। और ऐसे ही वो कहते हैं कपड़े टी शर्ट चीन में बनती है। तो उसमें बोलता हूं कि वो भारत का अपमान करते हैं। वो भाजपा का विरोध करें, वो मोदी जी का विरोध करें, अच्छी बात है। अगर भारत तो हम सबका है और आप भारत का विरोध करते इसलिए हम उनको मूर्खों का सरदार कहते हैं। तो प्रजातंत्र का प्रजातंत्र पे कोई तमाचा नहीं पड़ रहा मेरे मित्र। ये तो नोटा को लेके आए हैं तो प्रजातंत्र लेके आया है। तो शर्म, आप अभी भी क्षमा मांग लीजिएगा। और जिस प्रकार से आपने कहा गंदी सोच, तो जीतू पटवारी जी हैं। और इसी प्रकार से देखिए गुंडागर्दी कांग्रेस करती रहती है। आपने देखा पूरी शासन, सबसे बड़ी गुंडागर्दी का प्रतीक क्या रहा? 1975 रहा, आपातकाल लगाने वाली गुंडागर्दी की कांग्रेस ने सरकार में रह के आपातकाल लगाया। 1984 में सिख दंगे हुए, 12,000 सिखों को जलाया गया, अल्पसंख्यकों को जलाया गया। सिख भी अल्पसंख्यक भाई है हमारे, टायर डाल डाल के चलाया इस कांग्रेस ने। और गर्व करते हैं लोग, ये कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और हुआ तो हुआ, सेम पित्रोदा आ जाते हैं इनके पापा जी, चाचा जी आ जाते हैं इनके। चाचा जी कहते हैं कि सेम पित्रोदा, चाचा जी कहते हैं कि हुआ तो हुआ। अभी फिर से आए वो कहने इनको राम मंदिर, और बोले रामनवमी से भारत का आईटी ऑफ इंडिया खराब हो जाता है। ये हम सब भारत का विचार रखते हैं, इनका भारत का विचार चमड़ी में अंतर करने का है। द्रौपदी मुर्मू जी को बारे में इन्होंने गलत टिप्पणी की थी, सेम पित्रोदा जी ने, चमड़ी पे बांटते हैं। आज आनंद कासलीवाल जी को भी वो कहते हैं गोरे हैं, आनंद कासलीवाल मत भारतीय नहीं है, वो गोरे लगते हैं उनको, जवाब ले लेते हैं। वो चीनी लगते हैं, पूरब के लोग, उत्तर के लोग गोरे लगते हैं, आनंद जी पश्चिम के लोग जवाब दीजिए कि आपके ही नेताओं के जो बयान थे, क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक गोल करने का मौका दे दिया है पार्टी को, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके? आनंद जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो ले लूंगा, वो दिखना चाहिए बोलेंगे। जवाब देना है क्योंकि इन्होंने इतनी बातें बोल दी है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मेरे को किस चीज का जवाब देना है।
तो इनसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप कौन से नेता के बयान पे मेरे को इनका जवाब इन्होंने सैम पित्रोदा पर अपनी बात रखी है कि सैम पित्रोदा का जो लगातार बयान सामने आया है, कांग्रेस की एक विचारधारा को उनका प्रकट किया है। व्यक्तिगत बयान है जी। अब कांग्रेस ने उससे पल्ला झाड़ लिया है, तो उससे कांग्रेस का क्या लेना देना? जिस चीज का कांग्रेस से लेना देना ही नहीं है, मैं उसका जवाब क्यों दूं? पर इनकी एक चीज का जवाब दूंगा जरूर मैं। जी सर आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर बीच में। जी पीसीआर एक बार जरूर चेक करें, आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, नॉइस आ रही है। जी आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये सर फील्ड वाला जो है ना, वो आपका आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी ठीक है, एक बार रिपोर्टर को म्यूट कर दें प्लीज। आनंद जी से जवाब ले लेते, फिर फील्ड का रुख करेंगे। जी आनंद जी। पित्रोदा जी ने इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस ने पहले भी उनके जो वक्तव्य है उससे कोई इंसान हमारा सरोकार नहीं है, कांग्रेस बोल चुकी है। तो हम हर किसी के बोले हुए वक्तव्य का कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। पहली बात, अगर ये मुर्मू जी की बात करते हैं तो राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे देश के प्रथम नागरिक को क्यों नहीं बुलाया गया? लोकसभा का इतना बड़ा आपने लोकसभा का संसद का नया संसद भवन बनाया, उसमें आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? तो सबसे बड़ा कृत्य तो बीजेपी ने किया है, महिलाओं का अपमान करने का, ओबीसी जो भी आप भाषा बोल रहे हैं उनका सबका अपमान तो आपने सामने किया है जनता के। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आप अगर चाहते तो राष्ट्रपति को बुलाते हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, राष्ट्रपति जी को बुलाते आप लोकसभा के उद्घाटन सत्र में, वहां मोदी जी बड़े हो गए, वहां मोदी जी बड़े हो गए, वहां बीजेपी बड़ी हो गई, राष्ट्रपति नीचे हो गए। तो ये तो इनकी सोच है, ये तो इनका काम करने का तरीका है। ये किस चीज की सफाई दे रहे हैं? इनको शर्म तो इनको आना चाहिए कि सत्ता में रह के देश के प्रथम नागरिक को इन्होंने अपमान किया। माफी तो मोदी जी को मांगनी चाहिए देश की जनता से। 4 शंकराचार्यों का अपमान किया कि जिन्होंने मना किया कि अभी मंदिर पूर्ण नहीं है, उसके बाद इन्होंने सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ लालच में कि हमको वोट मिलेंगे, उसके लालच में इन्होंने ये मंदिर का निर्माण जल्दी किया, जबकि शंकराचार्य हिंदुओं के प्रथम देवता माने जाते हैं इस धरती पे, 4 शंकराचार्य। तो उसके बाद शर्म का जितनी बेशर्मी के काम है वो तो बीजेपी ने किए हैं और कांग्रेस की बातें करते हैं। ठीक है, इनका क्या करें? इनकी बुद्धि का हो क्या गया है? राम गुणावत जी का रुख कर लेते हैं। राम गुणावत जी, सनातन पर एक बार फिर से चर्चा केंद्रित हो गई है और दूसरी तरफ जैसे हमने देखा कि इस चौथे चरण के पहले काफी विवादित बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से सामने आए। हालांकि अभी तक कुछ कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तब इन बयानों को ध्यान में रखेगी? सनातन का विषय भी एक बार फिर से चर्चा में होगा? देखिए क्या है कि सनातन एक इतना बड़ा विषय हो गया है और अभी राजनीति को पिछले 10 सालों में देखें तो एक बड़ा बदलाव तो आया है कि जो वोट बैंक है सनातन को मानने वाला, तो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके जहन में ये विषय तो रहते हैं, तो फिलहाल में इसको आप उसको नकार नहीं सकते हैं। बाकी ये जरूर है कि चुनाव में जो दूसरे मुद्दे होने चाहिए, विकास के या बेरोजगारी के, महंगाई के, वो सनातन का विषय आते ही वो तो कहीं ना कहीं छोटे गौड़ रूप में हो जाते हैं। और सनातन जो है एक बड़ा एक विषय है और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे लोग उसके कहीं ना कहीं पूरे रूप से प्रभावित होते हैं और उसको आत्मसात भी करते हैं और अपनी भावनाओं से और विचारों से जुड़ा हुआ उसको मानते हैं। जी, ये बड़े वर्ग में बदलाव आया है। मतलब केवल आम लोगों में नहीं है, ये कई सारे दलों के जो प्रत्याशी उनको भी आपको देखने में मिला है, तो वो इसी कारण वो पार्टियां छोड़कर दूसरे दलों में जाने का काम भी किया है। सनातन का उन्होंने उपयोग किया है और कांग्रेस के नेताओं का इसमें मामले में नाम आया है। तो सनातन जो कि एक बड़ा विषय है। जी, फिलहाल हम आलोट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, आलोट में किस तरह से वोटिंग हो रही है? सुबह से आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। सुबह हमने देखा था कि काफी भीड़ थी मतदाताओं की, लेकिन जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हुई है, क्या अब भी वही रुझान मतदाताओं को देखने को मिल रहा है? तस्वीरें भी पहुंचाएं। जी राकेश। जी राकेश। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता अपनी आहुति देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। हम उज्जैन संसदीय क्षेत्र के आलोट विधानसभा बूथ क्रमांक 210 पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं और पुरुष अपना मत का उपयोग करने के लिए लाइन कतार में लगे हुए हैं।
जी चलिए राकेश, आपसे फिर से संपर्क करेंगे। आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, शायद हम फिर से चर्चा में लौटते हैं। उज्जैन की बात करते हैं सत्येंद्र जी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट, जिससे कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं बताई जा रही है, और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह क्षेत्र भी है। सत्येंद्र जी, चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने शिप्रा नदी की गंदगी का मुद्दा उठाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इसे मुद्दे में नहीं बदला जा सका, लेकिन भाजपा का कैडर सबसे मजबूत यहां पर बताया जाता है। तो क्या ये जो मजबूती है इस बार भी बरकरार रहेगी? प्रकार से मां छिप्रा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। नर्मदा छिप्रा लिंक हमने करा है, और देखिए नर्मदा छिप्रा लिंक, नर्मदा जी का जल छिप्रा जी में जाता है, छिप्रा जी से वो जाता है चंबल नदी में, चंबल नदी से जो वहां उससे मिलते हुए गंगा जी में मिलने लगा है। तो आप देखिए, मैं बता दूं, लेकिन और उसको सोई क्या 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, इतनी निर्लज्ज सरकार थी ये। इसने जब माघी पूर्णिमा होती, माघी अमावस्या आती है, मकर संक्रांति का समय था, मुझे अच्छे से याद है, स्मरण में है कि जो गंदा पानी तक व्यवस्था नहीं की, उसमें नल नहीं छोड़ा, लोगों ने कीचड़ में डुबकी लगाई थी। तो इस पार्टी को, कांग्रेस को, और कांग्रेस की इसीलिए जनता कीचड़ में डुबो रही है। 2 बार से लोकसभा में डुबा चुकी है, तीसरी बार फिर डुबाने जा रही है, और 5 बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 25 साल तक कांग्रेस डूब चुकी है दलदल में, क्योंकि इनकी गंदी सोच है। सोच ही कांग्रेस की गंदी है। और जिस प्रकार से ये कह रहे थे मणिशंकर अय्यर के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा, पाकिस्तान वाले बयान, या कांग्रेस ने कभी फवाद चौधरी के बयानों पे निंदा नहीं की है? वहां फवाद चौधरी बैठ के क्रिकेट मतलब खेल रहे हैं लोग यहाँ पर, और वहां से तालियां बज रही हैं पाकिस्तान से, अगर गेम की भाषा में बात करें तो फवाद चौधरी कह रहे हैं राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। तो ये पूरे गठबंधन जो है ना, ये घमंडिया गठबंधन है, भारतीय विरोध वाला गठबंधन है। और देखिए, कहीं कहीं पश्चिम बंगाल में आपस में लड़ रहे हैं, केरल में आपस में गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, पंजाब में गुत्थम गुत्थी हो रहे हैं, कहीं कहीं गले मिलते हैं। ये पूरा का पूरा आभासी गठबंधन है, ये पूरा बिखर चुका है। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल 33% लाए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कांग्रेस की हो। 2010-11 की बात है, राज्यसभा में पास हुआ, कांग्रेस ने लोकसभा में लेके नहीं आ पा रहा, और इनके साथ में जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, और ये सारे इन्हें बिल फाड़े उसको बार बार, समाजवादियों ने बिल फाड़े हैं महिला आरक्षण के बिल, जो नारी शक्ति बंधन आरक्षण है, जो राजनीति में लाना चाह रहे थे। वो मोदी जी की बाजुओं में ही शक्ति है, भारत की भाजपा की पार्टी में ही सामर्थ्य है, और इस सामर्थ्य भी भगवान रूपी, आज मैं बात कर रहा हूं, मतदान का दिवस है, उनके भगवान रूपी जनता के एक वोट से वो शक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए नारी शक्ति का जो बिल भी, नारी शक्ति वंदन भी पारित हुआ, वो भगवान रूपी जनता के एक एक बिल से पारित हुआ। और जो ओबीसी का अपमान कह रहे हैं, अरे भैया मोदी चोर है, सारे मोदी चोर हैं। मोदी, मैं तो कहता हूं ओबीसी वर्ग में भी आते हैं, और हमारे सामान्य वर्ग में, जैन समाज में भी आते हैं। मैं जानता हूं, मैं चौधरी मेरा उपाधि है, ऐसे कई मोदी ऐसे हैं। तो मैं कहूंगा, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा सारे मोदी चोर हैं, तो ओबीसी का अपमान किया, साथ ही साथ भारत की सब जनता का कर दिया। जो मोदी कुछ हमारे सामान्य वर्ग में आते हैं, जैन समाज में आते हैं, कुछ ब्राह्मणों में भी मोदी लिखते हैं, उन सबका अपमान करने वाली कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये कहते हैं, आप देखिए राहुल गांधी कहते हैं, कितनी गलत बात कहते हैं, रेसिज्म कहते हैं। बोले अमेरिका में क्या होता है, पहले गोरे लोग पेपर सेट करते थे, और राहुल गांधी यहाँ पर IIT वालों को सभी गए थे, कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे बेवकूफों का जवाब दे रहे हैं। सैम पित्रोदा जी से ज्ञान लेके आते हैं, राहुल गांधी जी का एजेंडा है, और चमड़ी के आधार पर भेद करने वाले कांग्रेस ही हैं। दक्षिण भारतीय इनको अफ्रीकी लगते हैं। ठीक है, और ये बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, क्षमा मांगनी चाहिए इन लोगों को, इन देश तोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आनंद जी। तो दिमाग पे भी बात की। 10 सेकंड और अमित जी, राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने कहा दक्षिण भारत में ज्यादा दिमाग होता है। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत के भारतीयों में दक्षिण भारत में दिमाग होता है, और भारतीयों में कम दिमाग होता है। पता करिए जैन समाज ओबीसी में आता है कि नहीं आता है? शर्म आनी चाहिए आपको, जैन समाज के आदमियों को जैन समाज को टारगेट कर रहे हैं। डीएमके है, वो कहता है गौमूत्र स्टेट है। माफी मांगिए जैन समाज से पहले। आनंद जी जवाब दीजिए जी। और